बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ अली अब्बास। ये सीरीज़ हमने शुरू की है उस्तादों के लिए, जिन उस्तादों ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी कोई बड़ा नाम कमाया है, जिनके स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी जगहों पे मौजूद हैं, उन्होंने तरक्की की, कामयाबी हासिल की। हमारा काम ये है कि हम उन उस्तादों को अपने स्टूडियो पे बुलाएं और उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे गुफ्तगू करें और उनसे पूछें कि किस तरह से जो टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट्स को लेके चलना चाहिए और कैसे कैसे उस्ताद जो हैं वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कैसे अपनी ख़ास तौर पे इज़्ज़त बना सकते हैं। इसी तरह कि आज उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं मेरे प्रोग्राम में, जो कि एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं हरबंसपुरा कैंपस के। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी का सफ़र और स्टूडेंट्स को ये कैसे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ A1 न्यूज़ का कि आपने दावत दी और इस हवाले से गुफ्तगू का एक मौका दिया। आप अभी कह रहे थे कि जिन असातिज़ा ने नाम कमाया, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो एक साइंस का एक स्टूडेंट हूँ और हम तो जस्ट एक अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं माशरे की तरबियत के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, और सीख ही रहे हैं। और ये सीखने का अमल कमो बेश 15-16 साल से जारी और सारी है, जो मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी है ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मुझे लगता है कि आप मारने वाले उस्ताद हैं। नहीं मारते हैं आप बच्चों नहीं को? नहीं, मारने वाले उस्ताद जो था ना, इसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैंने जो एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया बतौर टीचर जी। मैंने क्लास में कभी नहीं इस हवाले से मारा, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में मैं बहुत चूँकि स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि हमें होना भी चाहिए, क्योंकि उस्ताद जब एक क्लास में नज़्म व ज़ब्त ही नहीं होगा तो आप बच्चे की अटेंशन कैसे पढ़ाई की तरफ लाएंगे। उसकी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप क्लास के अंदर जो है वो नज़्म व ज़ब्त कायम करें, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होता है। अदरवाइज पढ़ाई के मामले पे जो है वो हम बिल्कुल, क्योंकि उस्ताद का काम ही यही है कि सिखाना, और अगर हम अपने सिखाने के मामले में ही कामयाब नहीं हो पाते तो फिर हम उस्ताद कहलाने के लायक ही नहीं बनते। कुछ उस्ताद ये शिकायत करते हैं प्रिंसिपल से और डायरेक्टर से कि हमारी क्लास हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, बदतमीज बच्चे हैं या बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते। इसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये है कि टीचर जो होता है ना वो बॉर्न होता है। जब आप ये समझते हैं कि मेरी BScs या मेरी BSc या मेरा BSc या मेरा DPT या मेरा फॉर्म D भी कंप्लीट हुआ है, तो जब तक जॉब नहीं मिलती तो मुझे टीचिंग में आप जो है वो मौका दें, चांस दें। अच्छा, या मैंने जिंदगी में वैसे ये पहली दफा जुमला सुना है कि टीचर बॉर्न होता है। टीचर बॉर्न होता है। एक्टर के बारे में तो सुना था, टीचर भी बॉर्न है। एक उस्ताद एक अच्छा एक्टर होगा तो वो अच्छा उस्ताद बने। ठीक है। वैसे आपने खुद भी फार्मेसी की, मेरे डॉक्टर फार्मेसी था, लेकिन आपने अपने उस प्रोफेशन को जारी नहीं रखा। उसको नहीं रखा क्योंकि मेरा पैशन ही टीचिंग था। एक तो हमारी फैमिली जेनेटिक्स में, और दूसरा मुझे अपने टीचर्स चूंकि मेरे रोल मॉडल थे, मेरे आइडियल थे, तो जिस वजह से मैं अपने टीचर्स की वजह से मैं इसमें हूँ। और मुझे स्पेशली इसमें सबसे जरूरी जो चीज़ है कि आप इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी की जिंदगी में। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो एक रिस्पेक्ट का एक जो नशा है ना, इस नशे को आप जो मर्जी कर लें। आप एक तरफ एक पलड़े में इतने पैसे रख दें कि फलां जॉब में आपको बहुत पैसा है, फार्मेसी का बाहर बड़ा स्कोप है, आप लाखों कमा सकते हैं, लेकिन जो एक आपको सर कहने वाले लोग, जो एक नशा है ना, कहाँ सर सैयद को खिताब सर का दिया जाता था और आज माशाल्लाह हमारे माशरे में बेशुमार सर हैं। तो ये असल चीज़ है कि आप जब लाइफ में कंट्रीब्यूट करके, और आपके सामने आपके स्टूडेंट जब डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन नजर आते हैं, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज मैं खाने में भगवान बने बैठे हैं, वो जो फीलिंग्स होती है ना जब आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर अपना स्टूडेंट बतौर डॉक्टर मिलता है, वो फीलिंग हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। कि उस वक्त ऐसे होता है जैसे हम लोग, मैं खुसूसी अपनी फीलिंग बताऊं तो मैं जैसे हवा में हूँ कि हमारे हाथों से बच्चे ये पढ़ के आज माशाल्लाह एक कामयाब डॉक्टर है, एक किसी जगह कामयाब टीचर है। तो ये चीज़ हमारा एक थोड़ा बहुत, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हमारा इस मामले में ये ज़रूर किरदार है कि कम से कम उस वक्त जो पढ़ाने का टाइम था उसमें साथ तालीम और तरबियत को जोड़ने की कोशिश की। चेंज जाए कि आप ये देखें कि अमूमी तौर पर खामियां साजा में बेशुमार होती हैं, लेकिन एक झूठ बोलने वाला शख्स भी जरूर तलकीन जो करता है वो सच ही करता है। तो अमूमन जो शख्सियात का या साजा की शिकायत आती है क्लास कंट्रोल में नहीं है, आप वो लाइजोन ही डेवलप नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ,
आप अपने सब्जेक्ट के साथ एडिक्शन ही नहीं फिर है, वो ना पढ़ाएं ना। वो क्यों वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे माशरे में जब से इस चीज में मटेरियलिस्टिक लोग आ गए और इसको बतौर बिजनेस लिया गया है। अब बिजनेसमैन ये चाहता है कि जो मुझे टीचर, एक अच्छा टीचर लेट्स सपोज अगर 40,000 में 30,000 में मिलता है, वो लड़का जिसने भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट लेना है एज एन इंटर्नी, वो 15,000 में काम आपको कर रहा है। तो लाजमी बात है कि फिर बिजनेसमैन ये चाहता है कि जो काम आपने 30 से 40 में करना है वो आप 20 में कर लें। जिसकी वजह से होता ये है कि फिर बच्चा ये कहता है केमिस्ट्री नहीं अच्छी, फिजिक्स नहीं अच्छी, बायोलॉजी नहीं अच्छी, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका आपके टीचर की वजह से होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमने ये सीरीज शुरू की है उस्तादों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। बहुत अच्छा एकदम। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जिन उस्तादों ने वैल्यू एडिशन की, उनका बारी बारी नाम लें और उनके सब्जेक्ट्स भी बताएं वो कौन से। बहुत ज़बरदस्त। मैं अगर बताऊं कि मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन उस्ताद थे, प्रोफेसर कामरान तारिक मिर्ज़ा साहब। सब्जेक्ट उनका ज़ूलॉजी था। मैंने बीएससी में उनसे ज़ूलॉजी पढ़ा, पेपर ए पढ़ा। मैं समझता हूँ कि वो बैठकर भी अल्फाज जब बोलते थे तो बायोलॉजी ऐसे लगता था जैसे अभी अल्फाज का नुज़ूल हो रहा है, हर लफ्ज़ दिल में उतरता था। हम इतनी मेहनत भी बोर्ड पे भर के कर लें या टेक्निक्स यूज करें मल्टीमीडिया की या कुछ भी, हम उनके उस तरीकेकार को समझने के पहुंच ही नहीं सकते उस नहज को कि जितना अच्छा अंदाज और इतना खूबसूरत अंदाज। वजह ये थी आवाज और दिल से आती थी, दिल से वो लोग पढ़ाते थे, शौक था, नशा था कंट्रीब्यूट करने का, लोगों की जिंदगी बनाने का। और खुसूसन वो दिल से पढ़ाने वाले लोग जो थे उनकी तासीर ऐसी थी कि आप बिटो स्ट्रीट देख लें, लाहौर का एक इलाका था, लोग एक एक कमरे में 100 बच्चा पढ़ने जाता था, मुतलाशी था। अब कुआं चल के आने लग गया, पहले प्यासा जाया करता था, अब कुआं चल के जब से घर आना शुरू हुआ है ना, कदर खत्म हो गई, तासीर में मान पड़ गई। कामरान साहब के अलावा कामरान साहब थे, इसी तरह प्रोफेसर मोहम्मद अमजद साहब मेरे इंग्लिश के उस्ताद हैं। और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि हमारे कैंपस के डीन इकनॉमिक्स 11 साल से मैं जब एफएससी उनसे पढ़ रहा था ना इंग्लिश, मुझे बहुत ज़बरदस्त, मैंने उनसे ख्वाहिश इजहार किया कि सर अगर मैं कभी इदारा बनाऊंगा ना तो आप मेरे पास पढ़ाएंगे। कहते ज़रूर। मैंने कहा वादा मुझसे करें। उनका मुझे आज भी पहला पढ़ाया हुआ लेक्चर आज भी याद है। अच्छा, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का हमारी स्टोरी होती थी हिज फर्स्ट फ्लाइट। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे वो पहला लेक्चर याद है। टीचिंग इसको बोलते हैं कि जो आपके दिलो दिमाग पर इतना असर छोड़ जाए कि आपको 20 साल भी गुजर जाएं तो वो लेक्चर आपके दिमाग में वही नॉकिंग करे, यही टीचिंग है। इसी तरह ये दो मेरे जो बेहतरीन असातिज़ा में से थे। इसी तरह और भी लाइफ में बेहतरीन असातिज़ा आते रहे। उर्दू में बहुत अच्छे असातिज़ा मिले जिससे मुझे उर्दू का लिटरेचर के साथ भी मुझे शगफ है इस हवाले से। तो मैं नाम उस हवाले से मैं लेता हूँ। हमारे उर्दू के उस्ताद होते थे जो हमें कॉलेज में डील कर रहे थे। भी नाम किया, उनकी खसूसियत बताएं। खसूसियत मैडम मेरी थी एक बीएफ कॉलेज में, मैडम कुलसूम मीर। वो बहुत जबरदस्त, उनका ये होता था कि जो चीज पढ़ा रही है साथ हवाले के अशार लिखवा कर बाकायदा जाना, फिर आपको लिखने का तरीका बताना कि जैसे आपने पेपर के ऊपर प्रेजेंट करना है, वो बोर्ड के ऊपर वैसे प्रेजेंट करती थी। तो ये वो लोग थे। इसी तरह हमारे स्कूल के टीचर थे उर्दू के सईद साहब, उर्दू बहुत शौक से बड़ी लगन से पढ़ाते थे, बड़ी मेहनत से और डूब कर। लिटरेचर पढ़ाने के लिए लिटरेरी सेंस होनी बड़ी जरूरी है। इंग्लिश उर्दू को लोग आसान समझते हैं लेकिन उसमें नंबर देना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उस्ताद उसकी अहमियत उजागर नहीं कर पाता कि ये अल्फाज आपको पढ़ा तो दिए गए लेकिन इसको पेपर में एक्सप्रेस कैसे करना है। और आपको पता है कि इस हवाले से मार्क्स इसीलिए इंग्लिश उर्दू में कम आते क्योंकि टीचर उनमें से मार्क्स लेने की मार्क्स गेनिंग टैक्टिक्स नहीं बता पाते। तो असल चीज हम तो ये कहते हैं कि उस्ताद वो अच्छा जिसका रिजल्ट अच्छा। आप क्लास में हीरो हैं और आपका रिजल्ट ही अगर परसेंटेज बहुत डाउन है, बच्चे आपको बहुत लाइक करते हैं लेकिन अगर वो चीज आपकी लाइकिंग ट्रांसफॉर्म ही नहीं होती रिजल्ट के अंदर तो उस मैं समझता हूँ कि आप एक फ्लॉप। डॉक्टर इफ्तिखार है, ये बताइए कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट से मोहब्बत होती है या टीचर से मोहब्बत होती है? सब्जेक्ट से मोहब्बत उस्ताद ही लिंक करता है। उस्ताद लिंक करता है। जैसे और अगर बायो के टीचर पसंद है तो वो बायो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। उसकी वजह है कि अगर उस उस्ताद का सब्जेक्ट पे ग्रिप स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मेरे मैट्रिकुलेशन में मैं जब पढ़ाता था आज से 15 साल पहले, तो उसमें एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझसे तब केमिस्ट्री पढ़ी। तो मुझे एफएससी में उसका एक ही इसरार था कि सर केमिस्ट्री मैंने आपसे पढ़नी, आप जैसी कोई नहीं पढ़ा सकता। हालांकि लिटरली स्पीकिंग आज वो बच्चा माशाल्लाह डॉक्टर है। मैं आपको बताऊं कि मुझे एफएससी की केमिस्ट्री नहीं आपको पता थी, ना मेरा इंटरेस्ट था, मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो बार बार इसरार कर रहा है कि जी मैं एकेडमी फलां जगह जाता हूँ, मुझे बायो बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री आप जैसी कोई नहीं पढ़ा सकता। ये उसका एक मेरे पर एक बिलीफ समझ लें
एक अफेक्शन समझ लें, जिसकी वजह से उसका ख्याल ये था कि मेरे से बेहतर केमिस्ट्री, हालांकि मैं कह रहा हूं कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, सही है। लेकिन वजह क्या है कि जब आपका अपने उस्ताद के साथ एक अकीदत का, मोहब्बत का रिश्ता स्ट्रांग होता है, फिर हर लफ्ज उसके मुंह से जो निकलता है वो दिल में खुद ही उतरता है। अच्छा, लाखों उस्ताद हैं डॉक्टर साहब, इसमें से आपके ख्याल से उस्ताद कौन है जो कामयाब समझते हैं आप उस्ताद? क्या है डेफिनेशन कामयाब उस्ताद की आपकी नज़र में? कामयाब उस्ताद की डेफिनेशन वही है, मुझे शफाक अहमद साहब याद आते हैं जब वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जी जी, और दो लोग गुजर रहे हैं तो पीछे बच्चे छलांगे लगा रहे हैं, तो वो पूछने वाले ने जब सवाल पूछा कि ये क्या माजरा है कि ये लोग छलांगे क्यों लगा रहे हैं, तो वो ये कहने लगे कि हमें ये भी गवारा नहीं कि असातिज़ा के साए पर भी हमारा पाँव आ जाए। तो जब ये लोग हों, और अशफाक अहमद साहब जब शाम में प्रोग्राम जाविया किया करते थे, तो ना सिर्फ सामने बैठे वाले लोग बल्कि हम अपने बचपन में टीवी पर शाम में बैठ कर सुना करते थे। हालांकि एज डिफरेंस और वो इस ईरा का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन वजह क्या थी? लफ्ज़ में बड़ी मिठास, बड़ा ठहराव था। और कामयाब उस्ताद वो है कि जिसने कंट्रीब्यूट करके अपने रिजल्ट्स की सूरत में और कामयाब स्टूडेंट्स पैदा किए हैं। एक कामयाब उस्ताद की पहचान ये नजर आती है, जिस तरह हालिया दिनों में मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी पढ़ रहा था कि जिसमें बच्चे ने जो इस वक्त किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है और अपने उस्ताद के बारे में लिख रहा है कि उनका क्लास में आना, वो बच्चा उसको एक रोल मॉडल तस्वर करने लगा। नाम बताइए उनका? तुफैल शाह साहब है, हमारे दोस्त ही हैं। तो उनका एक एक उनका शख्सियत का पहलू, उनका बोलने का अंदाज, बच्चे ने शायरी की नजर में नहीं, नसर की सूरत में, अल्फाज की सूरत में, और एक एक लफ्ज मोहब्बत में गुंदा हुआ था कि जितने खूबसूरत अल्फाज ना मैंने कभी किसी किताब में पढ़े। वजह क्या थी? जब आप उस्ताद को पसंद करने लगते हैं, फिर उस्ताद आपका एक रोल मॉडल, एक आइडियल होता है। और अच्छा उस्ताद वो है कि जो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे हो और वो बच्चे को नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अमूमन तौर पे क्या होता है कि लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ता। जब आप उसका सोल्यूशन ही नहीं दे सकते, आप ये कहते हैं नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब है कि आप नाकाम हो गए। आपके इदारे में कितने ऐसे उस्ताद होंगे जिनको स्टूडेंट्स आइडियलाइज करते होंगे और कहते होंगे, उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती होगी कि काश मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए? मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूँ, मैं 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, उसमें अगर 20 लोग काम कर रहे हैं ना जी, तो जो स्टूडेंट्स के मोस्ट फेवरेट टीचर्स आते हैं उनकी रेशो 4 से 5 होती है। 4 से 5 20 में से मैं बात कर रहा हूँ। ये भी तब अगर आप असातिज़ा रखें, स्टूडेंट्स नहीं। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये भेड़ चाल चल पड़ी, बच्चा या बच्ची एमएससी कंप्लीट करता है, उसको 2 साल के लिए जीसी की तरह लगा देते हैं कि इन पे हाथ साफ करें, बेड़ागर करने के बाद आप आगे चले जाएं। बच्चे का तो प्रोफेशन स्पॉइल हो गया। असल बात ये कि जब उसका सब्जेक्ट ग्रिप स्ट्रांग होती है, ऑटोमेटिकली बच्चे के ऊपर वो सहर तारी करता है, और वो बच्चे के लिए जब एक आइडियल टीचर होता है तो बच्चा उसकी एक एक चीज आपको शायद भूल जाता है कि मैंने फलां डे में कौन सा ड्रेस कैरी किया था, मैंने कौन सी वेस्ट कोट पहनी थी। स्टूडेंट आपको याद रखते हैं कि फलां दिन में ये कलर आपने पहना। 20 में से 5 आप कहते हैं? हाँ जी, मैक्सिमम 4 से 5 अपने इदारे। जी जी, मैंने ये देखा है। इसमें तो जो बाकी हैं 15, उनको फिर क्यों रखा हुआ आपने? उनको इसलिए रखा है कि अगर वो आपकी मोस्ट फेवरेट में नहीं लाइन में आ रहे, तो कम से कम बच्चे उनको डिसलाइक भी नहीं कर रहे। ठीक है, हमने पहली प्रायोरिटी की टीचर्स होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट्स का आइडियल कोई नहीं बन सकता टीचर, आपको लगता है कि वो टीचिंग करानी चाहिए उसको? उसमें ये होता है कि अगर वो स्टूडेंट उसको आइडियलाइज नहीं ना करते, लेकिन अगर उसको सब्जेक्ट ग्रिप के हवाले से ठीक मानते हैं, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो गुजारा अच्छा चला रहा है। ठीक है। अगर उसके सब्जेक्ट की भी कंप्लेन है पर्सनैलिटी के अलावा, फिर तो आप उसको दोनों किसी सूरत में चला ही नहीं सकते। ठीक है, अभी आप इदारा रन कर रहे हैं, आपको अमूमन आजकल क्या मसाइल लग रहे हैं यूथ के? उनके 1 2 3 क्या मसले हैं? क्योंकि हो सकता है आज से 50 साल के यूथ के कुछ और मसाइल हों, आज से 30 साल की पीछे चले जाएं, यूथ के कुछ और मसाइल होंगे। आजकल जो टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, वो बताएं कौन सी है? इसमें जो मैं सबसे ज्यादा जो इस वक्त देख रहा हूँ, जो मैं चेंज देखा है मैंने 6 से 7 सालों में, जी जी, वो ये है कि बच्चे एक तो खुद सर बहुत हो गए, माँ बाप बेबस नजर आ रहे हैं। अच्छा, बच्चे खुद से फैसले लेने लगे। काश सेकंड ईयर इंग्लिश का एक लेसन आता है, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, उसमें यही चीज आती है कि आपके रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है या आपकी जो ख्वाहिशात हैं उस पर फैसला लिया गया है, आपने रियलिस्टिक होके नहीं सोचा।
एक तो ये बच्चे की वजह है कि जो फैसले खुद से लेना शुरू हो खुद सर गए, कहा खुद आपने, सर एक खुद सर हो गए, फैसला खुद ले रहे। दूसरी बात, हमारा बच्चा फोकस्ड नहीं है, ठीक है, वो डाइवर्ट है। वो सबसे पहले ये पूछता है कि इसके बाद मैं कितना पैसा कमा सकूंगा। ठीक है, अशफाक अहमद साहब वाली बात अगेन याद होती जी, जी। कि अगर नौकरी का हुसूली तालीम के साथ जोड़ना था तो फिर नौकरी पैदा होंगे। ठीक है, काश ये तालीम दी जाती कि इसके बाद आप एक अच्छे इंसान बन सकते। जब अच्छे इंसान बनेंगे सब कुछ बेहतर होगा। और बतौर मुसलमान हमारा तो बिलीव भी ये कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जब आप बच्चे की सोच में डालें कि इसके बाद इतना पैसा कमाना है, ये प्रोफेशनल हरफे आखिर, इसके बाद कुछ नहीं है, तो नुकसान क्या होता है? बच्चा इस वक्त डबल माइंडेड है। वो ये है कि अगर मैं ये ना हुआ तो क्या बनेगा। दूसरी चीज, वो तालीम को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझता है। एक खुद सर हो गया, एक हो गया मनी ओरिएंटेड हो गया। मनी ओरिएंटेड है। तीसरा क्या हुआ कि हमारे माशरे में इकदार बदलना शुरू हो गई। लोग कहते हैं रिस्पेक्ट खत्म हो गई। आज भी बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों हुई, कैसे हुई? उसकी वजह है कि दोनों एंड पे गलती है। असातिज़ा भी मटेरियलिस्टिक होकर, अच्छा, वो भी हो गए। और आप ये देखें कि जब मैं 5000 दूसरे इदारे से मिला, मैंने जंप कर दिया, मेरी बोली ज्यादा लगी, मैंने छोड़ दिया। ठीक है। आप 10,000 की बात कर रहे हैं, जी, निजी जी। सेक्टर के अंदर तो 1000 रुपए के ऊपर बिक जाते हैं। अच्छा, 1000 रुपए, बड़ी माजत से कहना पड़ता है। हाँ। लेकिन वजह क्या है? वो बाय पैशन बाय प्रोफेशन टीचर्स नहीं है। ठीक है। होता ये कि इदारा आज खुला, 6 माह टाइम गुजारा, अगले इदारे से 1000-1500 और मिला, मूव कर गए उधर। रोलिंग स्टोन कहते हैं नो मॉस। फिर आपकी छाप कैसे बनेगी? छाप बनाने के लिए आपको मार्कर पेन लेकर एक एक इदारे के अंदर 20-20 साल उम्रें गालना पड़ती थी, फिर जाके नाम बना करते थे लाहौर में, ज़फर आमिर जैसे और बेशुमार। यूथ ने ये देखा कि एक शख्स ने 20 साल एक इदारे में गुजारे और वो 20 साल के बाद भी ना अपना घर बना सका, ना उसके पास गाड़ी आई, वो अभी तक बाइक पे है, तो वो कैसे उस शख्स को आइडलाइज करेंगे? आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि आप ये समझते हैं, लेकिन सभी ऐसे भी नहीं है। टीचिंग में इस वक्त अगर आप ये देखें बहुत पैसा है। बात वही है कि नबी अलैहि सलाम से पूछा गया था कि रोशनदान मैंने रखा है, रोशनी आएगी। जी। रोशनी तो आनी थी, अगर सोच का फर्क ये होता कि अजान की आवाज भी आएगी, बराबर का सवाब भी मिलता। उसमें फर्क ये है कि टीचर्स, आप ये देखें इस वक्त मॉर्निंग इदारों में एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर भी लाख लाख सवा लाख कमा रहे हैं। फर्क सिर्फ ये कनात नहीं है, कनात नहीं है। और हमने अपनी चादर देखे पाँव नहीं फैलाए, जरूरियात जरूरत से ज्यादा बढ़ा ली। एक ये वजह, और दूसरी वजह ये है कि जब मेरा ये पैशन ही नहीं है, मैं इसको डिस्करेज करूंगा, तुम टीचर बन के क्या करते हो? वही टीचर है जो शाम में जाके 30 से 40 हज़ार की ट्यूशन भी पढ़ाता है। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर इफ्तिखार साहब ऐसा है जो मैं अपने तमाम मेहमानों से पूछता हूँ। आप क्योंकि हायरिंग भी करते हैं, जी जी, और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि आप एक इदारा ऑन कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी 5 क्वालिटीज़ हैं जो आप हायर करते हुए किसी भी कैंडिडेट में देखते हैं? 1 बाय 1 बता दें। जी, सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है ना, उसमें उसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी हो गई, ये को नंबर 1, ठीक है। क्योंकि अगर वो खुद ही गुरूम नहीं है तो वो क्लास में भी कभी भी कैजुअल आएगा तो ठीक है। बच्चों को नहीं करेगा। नंबर 2, उसकी सब्जेक्ट ग्रिप है। सब्जेक्ट ग्रिप हो। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 4, उसका बोर्ड प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन स्किल्स। फिर सब्जेक्ट ग्रिप है। ये वो चीज़ें हैं कि, और खुसूसी तौर पर उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर एक मेरे पास शख्स आता है, उसके पास सारा कुछ ही है और वो 6 माह बाद, साल बाद उसने 3 कॉलेजेस स्विच किए हैं, वो जिस मर्जी रेफरेंस से हो, मैं उसको कभी भी इनकरेज नहीं करता। 2 स्किल्स आपने ऐसी बताई हैं जो कि हार्डकोर हैं। जी बिल्कुल। और 3 स्किल्स हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल ऐसी, जैसे पर्सनैलिटी, और जैसे आपने कहा प्रेजेंटेशन स्किल्स। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब ये हैं 2 स्किल्स ऐसी जो कि हार्डकोर है। अब ये बताइए कि हो सकता है जो आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके पास, जब ये इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू लेने वाला कमोबेश यही देखेगा? बिल्कुल ऐसे ही। अब ये बताइए, 2 स्किल्स तो आपकी आ जाएंगी सब्जेक्ट पढ़ाने से, अब जो बाकी की जो 3 सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये स्टूडेंट्स पे इनकलकेट करने के लिए आपका इदारा क्या कर रहा है? लाइफ लर्निंग प्रोग्राम जो एपेक्स ने मुतारिफ करवाया, और उस सिलसिले में मैं अगर अपने कैंपस की बात करूं, मैंने 18 इवेंट्स सेशन में करवाए हैं। 18, जिसमें हमारा मोटिवेशनल लेक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं खुद भी उनके साथ सेशन कंडक्ट करता हूँ, जिसमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से गाइड करते हैं। आप खुद डिलीवर करते हैं? खुद भी, गेस्ट भी आते हैं। गेस्ट भी आते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल देखें, जिस तरह हमने नारकोटिक्स के ऊपर था, तो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन बुलाई, बच्चों के जो ड्रग अब्यूज है इसके हवाले से स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे सेशन? स्टूडेंट इसमें अगर देखें, सभी ना सही, लेकिन आप ये देखें कि ना चाहते भी कोई बात जो दिल पर असर कर जाए, माली दा कम पानी पाना, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं ना, उसका और फायदा ना सही। आप ये देखें, उसी में बैठे बच्चे जिनको कम से कम उस बात से कोई ना कोई मैसेज कन्वे होगा,
आप कंट्रीब्यूट करेंगे, एक बच्चा सुधरेगा, दूसरे को सुधारने का सबब बनेगा। आप बताते हैं कि ये जॉब हासिल करने के लिए नंबर से ज्यादा ये 3 या 4 स्किल्स हैं, ये रिक्वायरमेंट ज्यादा उसमें सबसे पहली चीज ये बताई जाती है, इदारे नंबर्स 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 पे जो है ना नंबर गेम्स के पीछे पड़े हुए। हम पहली चीज ये सिखाते हैं कि जब तक आपका ये अपने 5 से 6 फीट के ऊपर ही कंट्रोल नहीं ना होगा, आप इसी को ग्रूम नहीं कर सकेंगे। आपके गुफ्तार में, आपके किरदार में, आपकी बोलचाल में, आपकी बॉडी जेस्चर से वो चीज नजर नहीं आएगी। हम इसी चीज के लिए डिसिप्लिन पे इतना सख्ती रखते हैं। मेरे बारे में कैंपस में आता है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस है, सब कैंपस से ज्यादा हमारे कैंपस में स्ट्रिक्टनेस इस हवाले से इस पर है, जब तक नज्म ज़ब्त ही नजर नहीं आएगा, मेरे बात ही स्लिप ऑफ टंग से ही कोई बात गलत अगर होती रहेगी बच्चों से, कैसे कल को इंटरव्यू के अंदर वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। और दूसरी चीज, अगर इवेंट्स करवाकर हमारे बच्चे सोसाइटीज बनाते हैं, वहां पर खुद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 सोसाइटीज काम कर रही, लिटरेरी सोसाइटी है, फिर ड्रामेटिक सोसाइटी है, फिर इस तरह डिबेटिंग क्लब है, फिर इस तरह नात के रात सोसाइटी है, डेडेक्स है, जिसमें हमारे बच्चे खुद ब खुद प्रोग्राम इन्वॉल्व होते हैं। हम जस्ट समझ लें कि टीचर्स को बतौर इंचार्ज लगाते हैं और हम जस्ट बतौर मेंटोर, मैं समझता हूं, मैंने कहा करता हूं कि हम बतौर गेस्ट आएंगे। इससे क्या होता है? इसमें फायदा ही होता है, बच्चों को सबसे पहले तो मैनेजरियल स्किल्स पता लगती हैं कि इतने लिमिटेड बजट में मैंने काम करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर टॉलरेंस आती है कि जो चीज उस्ताद को बुरी लग रही है किसी बात में, प्रोग्राम में बोलने में, जब बच्चे ही हमारे मैनेजर्स होंगे, वो अपने कलीग्स को ज्यादा बेहतर तरीके से, फ्रेंड्स को खामोश करवा सकेंगे, जो कि उस्ताद को सख्ती से कहना पड़ता है। नंबर 3, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस सबसे बढ़कर ये कि जब बच्चा खुद होस्ट करेगा, हम बैठे होंगे, असातिज़ा के सामने गुफ्तगू करने का उसको मौका मिलेगा, बच्चे के अंदर इंशाल्लाह जो एक मॉब साइकोलॉजी, डील करने का, पब्लिक डील करने का, आई टू आई कांटेक्ट का और लोगों के साथ इंटरेक्शन का जो उसको मौका मिलता है, वो एक प्लेटफॉर्म एपेक्स दे रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, यकीनन बहुत ज्यादा। टूरिज्म के नाम से आपके चेहरे पे स्माइल भी बड़ी जबरदस्त बिल्कुल ऐसे ही, मुझे बहुत शौक होता है। और आपको कौन सा इलाका पाकिस्तान का बहुत अच्छा लगा, जिस हाँ आपका बार बार जाने को दिल करता हो? मैं कश्मीर का औरंगखेल अगर बताऊं ना जगह, दुनिया में अगर किसी ने जन्नत देखनी है ना तो वो है। अच्छा। हालांकि लोग इसे कहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास है ये तो जगह घोड़ों का अस्तबल है। अच्छा। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन यकीन जाने कि जब आप केल से हाइकिंग करते हुए, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी थे सेकंड ईयर के, 1 साल पहले जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, स्टूडेंट्स को साथ लेके जाते हैं? ये हमारा बेसिकली हम इसको कोशिश करते हैं कि हमने इसके लिए स्टूडेंट्स का कॉलेज में क्लब भी बनाया है। अच्छा। जिसमें हम रोवरिंग वगैरह या इसी तरह हमारा जो ट्रिप जाते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि स्पेशली नबी इस्लाम का क्राइटेरिया बहुत ज़बरदस्त है, आपने किसी को जज करना है, उसके साथ ट्रैवलिंग करें, लेन देन करें, खाना खाएं। इसमें बच्चों को हमारी तबीयत का और हमें बच्चों की नेचर का पता लगता है, जो आप कॉलेज में लिमिटेड टाइम में 40 मिनट के लेक्चर में नहीं समझ पाते। सफर में खुल जाता है इंसान, सफर में सब कुछ पता लगता है। और दूसरी चीज सबसे बढ़कर, जब आप नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करते हैं, और हम तो एक कोलू पे जुते बैल की माने सुबह से शाम तक टीचिंग, मैनेजमेंट, लर्निंग और या अपने कामों में लगे हैं, जब आप उधर निकलते हैं, यकीन जाने कि मुझे उससे ज्यादा खूबसूरत एरिया, हालांकि मैं नारान, कगान हर जगह घूमा हूं, लेकिन बलूचिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ? बलूचिस्तान जाने का इत्तेफाक इसलिए नहीं क्योंकि मुझे गर्मी से सख्त नफरत है। अच्छा, ठंडे इलाकों का। और इसके अलावा अगर देखें तो उसमें ताओबट मेरा वो पॉइंट रह गया, क्योंकि उन दिनों जब बर्फबारी शुरू हो गई तो वो ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताओबट तक जाएं। बाकी नारान का गांव जाने का इत्तेफाक हुआ है। अल्लाह ताला ने एक से बढ़कर एक एरिया है कि जिसमें आप भूल जाते हैं, आप समझते हैं कि शायद यही, उससे बढ़कर एरिया है, कहाँ कहीं छाँव है, कहीं बर्फ है, कहीं गर्मी है। जब स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं आप, तो वहाँ पे कोई आप टीम बिल्डिंग की, लीडरशिप की, कोई ट्रेनिंग की एक्टिविटीज भी करवाते हैं? जी, उसमें हम सबसे पहले काम ये करते हैं, लाहौर से हम एक वजीर खजाना इंचार्ज लगा नामजद कर देते हैं कि ये जो बजट होगा ये बच्चा मैनेज करेगा, जो नोट डाउन करता रहेगा कि एक्सपेंस की डिटेल्स क्या आ रही हैं। फिर इसी तरह हम जाने से पहले एक फूड कमेटी बनाते हैं कि अगर हमने 10 पैकिंग पहले से करवानी है तो ये हमारे स्टूडेंट पैक करवाएंगे। वहां जाकर मैं ये नहीं करूंगा कि आपने ये काम करना है, ठीक है। मैं खुद से भी नाश्ता कई दफा मैंने बनाने की वहां बच्चों के साथ मैंने प्रैक्टिस की, खुद बनाया, क्योंकि जब मैं ही लीड नहीं करूंगा और मुझे ये हद तक महसूस होगी काम करते हुए खुद से, तो मैं स्टूडेंट को कहूंगा भी कोई काम नहीं करेगा। मेरे कॉलेज के जितने टूर हुए या इवनिंग इंस्टीट्यूशंस में जितने भी टूर्स लेकर गया, सबसे पहले मैं खुद लीड करता हूँ। हाइकिंग होगी तो मैं सबसे आगे होऊंगा तो मेरे स्टूडेंट चलेंगे।
अगर लीडर ही थकान का इजहार करेगा, मैंने मुश्किल ट्रैक कमोबेश 10 से 12 मरतबा की है। अच्छा। अब जब मैं ही लीड नहीं कर रहा, मैं थक के बैठ गया हूँ या मैं कर आगे नहीं जा सकता, एक दफा आपको हिलाता है लेकिन बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। हाँ। बहुत, मैंने हर मौसम में उसको किया है, लेकिन मैं लीड करता हूँ ना चाहते हुए किया है मैंने, और उसको मैं खुद लीड इसलिए करता हूँ ताकि जब तक मेरा हौसला जवान है ना, ये चलते जाएंगे। अगर मैं ही आधे रास्ते से वापस आ जाऊंगा, जो कि एक दफा मैंने पहली दफा मुझसे ऐसे ही हुआ, अच्छा, बच्चे नहीं जा सके आगे। एक मरतबा जब हम गए, मुझे शदीद बुखार था, बर्फबारी थी, लेकिन बच्चों का ये मामला, जब उन्होंने सुबह मुझे देखा कि हमने ट्रिप का नाम भी ट्रिप टू मुश्कुरी ट्रैक रखा हुआ था, अगर वो ट्रिप ही रह गया तो मेरे लिए सारी जिंदगी बच्चों के दिल में भी रहेगा, हम मुश्कुरी नहीं जा सके, बच्चे गली से वापस आ गए। मैंने बुखार के बावजूद ट्रैक किया, यकीन करें, ना बुखार ना थकावट ना कुछ। अच्छा। और इतना मजा आया फिर अपनी विल पावर से, और बहुत मजा आता है क्योंकि जब आप नेचर में जाकर आप ये देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ऊपर जो टॉप बनी है उसमें घास की कटाई ऐसे जैसे माली यहाँ पर 24 घंटे लगा हुआ है। अच्छा। इतनी खूबसूरत चीज, जब आप कोई नेचुरल है। जब आप ये जाके कैंपिंग करें, बच्चों को पता लगे कि जिंदगी की हार्डशिप्स क्या होती हैं, कैंपिंग करवाएं उनको, ताकि बच्चों को अंदाजा हो कि जिंदगी में हर तरह के हालात। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पीएमए में जाता है, वहां बैठकर हजारों बच्चा खाना खाता है तो उसके प्लेट पे चम्मच लगने की आवाज नहीं आती क्योंकि माहौल उसको सिखा रहा है। ये हम अपने इदारे से क्यों कोशिश नहीं करते कि जब हम बच्चों के साथ कोई डिनर आता है, हम उनको सिखाएं ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, मैनर्स क्या होते हैं, जो 1400 साल पहले बताया गया, बाउल में स्टार्ट करना तो एक साइड से स्टार्ट करना है। ये मैनर्स अगर हम अपनी क्लास से शुरू कर दें, सीनियर को पहले प्लेट सर्व करनी है, खाने की आवाज नहीं आनी चाहिए, ये मैनर्स अगर हम अपने इदारे में अपने बच्चों को पास बिठा कर शुरू कर दें तो ऑब्वियसली जो बच्चा जो हमने अपने असाजा से लर्न किया, ये चेन ऐसे चलती रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद लाइफ में किन स्कॉलर से मुतासिर हैं, या जो किताबें जो आपने पढ़ी जिन्होंने आपको बहुत उसका भी जिक्र करते थे। इसमें जो मुझे स्पेशली जो क्योंकि जिन लोगों को हमने देखा ज़्यादातर अशफाक अहमद साहब। अशफाक से मिले भी आप? नहीं, मिलने का दफा क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब टीवी में उनका प्रोग्राम लगा करता था, ख्वाहिश बहुत थी कि उनके प्रोग्राम में मैं जाऊं, और क्योंकि जा नहीं मैं सका, लेकिन उनको जब हमने इनडायरेक्टली शाम में मुख्तलिफ सब बैठ के सुना करते थे तो उनकी शख्सियत में जो ठहराव और सुकून था बहुत अच्छा। अभी मौजूदा दौर में बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन एक वो मोटिवेशनल स्पीकर जो बिल्कुल बेलौस बोल रहा है, यहाँ अल्फाज बेचे भी जा रहे होते हैं, यहाँ आपने लोगों को मोटिवेट भी करना। जब आपके सामने नजर आएगा कि अली साहब को कि 1.5 लाख में मैंने आधा घंटा बंदे को लाके बुलाना है, आप पे तो वो असर नहीं हो रहा क्योंकि आपको पता है मैंने 1.5 लाख रुपया दिया है। पब्लिक पे शायद इसलिए असर हो जाए कि वो नहीं जानते कि 1.5 लाख में स्पीकर आया अपने अल्फाज को बेच रहा है, तो वो असर रखने के लिए अल्फाज बेचना नहीं चाहिए थे। ये चीज अगर आप शुरू से लोगों को गाइड करने के लिए इसका आगाज टीचर भी तो इल्म नहीं बेच रहा, टीचर अपने वक्त के पैसे लेता है, तो वो भी वक्त के पैसे, रेट का फर्क है। रेट का फर्क आपने इतना कर दिया कि आधे घंटे में अगर आज आपसे बात ही नहीं बनी, आपका 1.5 लाख तो खरा हो गया। और असाजा की यही तो फर्क है कि क्लास में 40 मिनट में नहीं समझ आया, टीचर जो अवेलेबल टाइम है, जो टीचर है जिसको हम कहते हैं, वो बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो टाइम देता है। अच्छा, आपको किताब कौन सी? किताब जो थी इसमें जो थी उस हवाले से शहाबनामा भी, और वो भी पढ़ने का बड़ा मुश्किल है खासा, बड़ा उसके लिए टाइम चाहिए। इसी तरह जो इस वक्त मौजूदा किताबों के अंदर मैंने पिछले दिनों कासिम अली शाह की तरगीब थी, वो उसमें एक अच्छे लेसन इस हवाले से दिए गए कि अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो तरगीब के हवाले से वो किताब जो है इसमें बेहतर है। अच्छा, रिटेंशन एक इस इंडस्ट्री का, अब इसको इंडस्ट्री कहना भी अजीब लगता है, लेकिन एक वर्ड गलत और आम शायद चल गया है, चलें इदारा कह लेते हैं। इस इदारों का एक रिटेंशन एक बड़ा मसला रहता है, टीचर्स जैसे स्विच करते रहते हैं, तो आप टीचर्स को अपने साथ इंगेज कैसे रखते हैं, उनको मोटिवेट कैसे रखते हैं, खुश कैसे रखते हैं, क्योंकि सैलरी से तो टीचर खुश नहीं होता। उसमें मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसे बिहेव करें, टीचर्स के साथ, जब आप एक टीचर थे, जो आप इदारे से एक्सपेक्ट करते थे ना कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और रिटर्न में मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उस्ताद जिसे हम उस्ताद बोलते हैं, उसके पास इज्जत से ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी मुकद्दम नहीं है। ठीक है। जब हम अपने इदारे में कोशिश ये करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन कमोबेश 11 साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए और 16 साल इस प्रोफेशन में हो गए हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे स्टाफ नॉन टीचिंग हो, ये कोई बात जो है वो सिर्फ ये आपकी मीडिया के सामने ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कलीग्स भी जानते हैं। कोशिश होती है कि मेरी ज़ुबान से, मेरे हाथ से जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं वो महफूज रहें, क्योंकि जब तक मैं अपनी रिस्पेक्ट मुझे मुकद्दम है, और अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा रिटर्न में मुझे नहीं मिल सकती। हमारी टीम स्विच नहीं करती, ये गलत है कि टीचर स्विच करते हैं। अच्छा। उन्हीं इदारों में करते हैं जहां आपकी और उसकी सोच मादा परस्ती की तरफ है। आप कम पे बंदा चाह रहे होते हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं देते, आप उसको मुलाजिम समझते हैं, आप खुशामद पसंद होते हैं, आप टीचर नहीं है, आप एक बिजनेसमैन है, आप शाह के शाह से ज्यादा वफादार है। जहां पर नेटवर्क एसोसिएट के आप ज्यादा वफादार हैं, एक अच्छा प्रिंसिपल जो होता है वो एक बॉन्ड होता है। नेटवर्क एसोसिएट हो या हेड ऑफिस हो, टीचर्स हो, या जो बंदा कैंपस का इंचार्ज है, जो ऑनर है, आप उसके दरमियान में एक बॉन्ड का काम करते हैं। अगर आप सिर्फ यस बॉस को राजी करने के लिए हर साल, जिस तरह भी कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, आप शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दें, बंदे निकालने शुरू कर दें, आपके अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस में से एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी हमने फारिग नहीं किया। टीचिंग भी नॉन टीचिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह कि अगर हमारी सोच इस्तेहसाली वही होगी, सैलरीज हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसकी वजह अगर सोच ही इस्तेहसाली होगी। मुझे प्रॉब्लम है ना कि अगर मैं सारे बंदों को नहीं पे कर पाता, मुझे प्रॉब्लम आया तो मैं अली से रिक्वेस्ट कर लूं कि मैं आपको 50% दे रहा हूं, 50% आप मुझसे एक माह के बाद ले लें जब कॉलेज ऑन होगा, मैं ही कर लूं। लेकिन ये ना हो कि मैं ये कहूं कि जी आपकी अब सैलरी हम नहीं दे सकते, आप माइनस हैं। जब तक हम ड्यू रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस्ताद मेरे साथ चले। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, बड़े बड़ी मल्टीनेशनल्स और बड़े बड़े इदारों ने लोग निकाल दिए हैं, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? मैंने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि राजिक मैं नहीं है, राजिक मैं नहीं, अपनी जेब खाली की है आपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सोच ये गुमान यही है कि जब रिस्क राजिक है, ऊपर हमारा ईमान है, उनका सबब मैं नहीं बना हुआ, उनको अल्लाह ने देना है। मैं एक दफा एक बुजुर्ग से मिला तो उसने मुझे कहा कि आप परेशान क्यों रहते हैं? मैं कहा जब मुझे होता है ना, हर माह इतनी तेजी से आता है और लाखों रुपया जब पे करना होता है, बड़ी टेंशन बढ़ती है। मालिक जो है वो 25 तारीख को फिक्रमंद हो रहा होता है और बहुत परेशानी होती है, मुलाजिम खुश हो रहा होता है, और हमारे लिए महीना दिनों की मानंद गुजरता है और उसके लिए महीना सालों की मानंद होता है। लेकिन मेरी सोच में क्या होता है कि जब मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं, क्या आप सोचते हैं आप रिस्क देते हैं? वो बात आज भी मेरे दिल में है गिरा की मानंद, कि जब मैंने नहीं ना देना, उसने मैनेज करना है, तो फिर मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे कोशिश करनी है। अच्छा, कोरोना टाइम्स में आप ज्यादातर घर वक्त गुजार रहे हैं अपना? मैं घर वक्त गुजारा था। अब हमने अपने ऑफिसेज ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए ऑपरेशनल किए हैं, जिसमें हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। डेली बच्चों का सुबह 9 बजे टेस्ट ऑनलाइन होता है, 2 बजे उनकी डिस्कशन क्लासेस बाकायदा लगती हैं। प्लस इसके अलावा मैं खुद बायो का ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करवा कर हम बच्चों को लिंक भिजवाते हैं प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए, ताकि हमारे बच्चे घर बैठे भी मुकम्मल मुस्तफीद हों लेक्चर्स के साथ। और जो ही इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे जून में, इनकी बाकायदा वर्चुअल क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ताकि कम से कम बच्चा हमारा घर बैठ के एंगेज रहे। क्योंकि वो अगर घर आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, माँ बाप खुद बहुत तंग आ चुके कोरोना के साथ, जो घर में रोना है ना वो बच्चों के घर रहने की वजह से ज्यादा है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं एपेक्स के प्लेटफॉर्म से कि हम बच्चों को एंगेज रखें। और दूसरा बड़ा फायदा ये है, जब असातिज़ा को बच्चों के सामने 40 मिनट में, वो कहीं कैजुअल होता है, कहीं फॉर्मल होता है, जब उसको फॉर्मल लेक्चर देना पड़ेगा हुदूदों के यूथ में रहते हुए, वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। और वैसे भी आप गौर कीजिएगा, ये जब टीचर्स कैमरे के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे तो इनकी एक नई स्किल डेवलप होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपको हुदूदों को यूथ में रह के बोलने का फन आता है, अल्फाज का चुनाव सही करना कैसे है, मजाक के अलावा संजीदा गुफ्तगू कैसे करनी है, ये वो चीजें हैं जो आपको ऑनलाइन लेक्चर में, बच्चे तो सामने नहीं है, वन वे ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन कैसे करना, ये चीज आपको ऑनलाइन लेक्चर सिखा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, वैसे भी जब आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स या रिकॉर्डेड अपनी टॉक खुद सुनते हैं, तब आपको अंदाजा होता है कि ये अदायगी मैंने ठीक नहीं की, स्ट्रांगली एग्रीड। आपको पता लगता है अल्फाज की अदायगी ऐसे करनी थी, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत थी, इसमें स्पेलिंग एरर आ गए। फिर आपको अंदाजा लगता है कि हम अभी भी सीख रहे हैं। सीखने का मतलब, जहां हम गलतियां दूसरों को तो निकालते हैं, फलां एरर है, जब आप खुद की आवाज सुनते हैं ना, आपको पता लगता है कि यहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहां मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। बस 2 दिन छोटे छोटे सवाल आपसे,
ये मूवीज देखते हैं आप? मूवीज जो था ना, मेरे पास टाइम चूंकि कम मिला था, अब जबकि कॉलेज का जब मैंने मूवी डे आया अच्छा। तो मैंने अच्छा, बच्चों movie के day साथ रखते हैं आप रखा कॉलेज हमने, में? तो हमने It's once a week? नहीं इनमें एनुअली एक दिन अच्छा, आता है, एंड सेशन चूंकि तो कहाँ रखते हैं 6-7 माह movie? का होता है, किसी भी अच्छे सिनेमा में। अच्छा, सिनेमा में हाँ, लेके जाते और हैं। मूवी भी पाकिस्तानी दिखाई जाती, ठीक है। ताकि बच्चों को अपने मुल्क के साथ एक तो पेट्रियाटिज्म बढ़े, पेट्रियाटिज्म बढ़ने के साथ साथ खुसूसन बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि ना सिर्फ दो पहलू हैं हर चीज के, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उससे मैसेज नेगेटिव लेते हैं, मूवी एक positive लर्निंग का सोर्स है आपके ख्याल से? यकीनन है। हर चीज में पहलू जो है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ये आपकी सोच का फर्क है। कोई एक्ट्रेस बता दें जो आपको पसंद हो। एक्ट्रेसेस के हवाले से अगर आप ये देखें तो जो बुशरा अंसारी, ठीक है, मैंने जिनको देखा एक्टिंग के हवाले से बेहतरीन, और इसी तरह जो रोजी ड्रामा किया करते थे मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब, इनसे अच्छे एक्टर्स इस वक्त आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे कि जो एक बेहतरीन अपने फन के अंदर कमाल महारत रखते। कोई ऐसी ख्वाहिश बताएं जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई। मेरी ख्वाहिश ये थी, मैं ख्वाब में भी अक्सर ना MD कैट का पेपर दे रहा होता हूँ कि मैं MBBS करता। अच्छा। अभी भी मुझे मौका मिले ना दोबारा से कि अगर 5 साल दोबारा पढ़ eligibility ले ले, सकेंगे? मैं दोबारा पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, अगर मेरे बस में हो, मैं चाबुक पकड़ के हर बच्चा डॉक्टर बनाऊं। अच्छा। आपको आज उसकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही है, हम 11 साल से कहते हैं, क्योंकि ये वो प्रोफेशन है, आपको जॉब के लिए जाना नहीं पड़ता। यस। आप घर में भी बैठ जाए ना, अपने ड्राइंग रूम को खोल पेशेंट्स आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इससे आप मुस्तफीद नहीं, आपसे हजारों लोग मुस्तफीद होते हैं। और ये वो दुनिया का प्रोफेशन है जिसको बुलाने से पहले आपका सर नेम, डॉक्टर का लफ्ज उस वाइट कोट के अंदर बहुत रिस्पेक्ट लगता ही लगता है। और दूसरी चीज जो है, सबसे बढ़कर आप कितने लोगों के लिए बेनिफिशियरी हैं। अर्निंग तो बेशुमार, डॉक्टर एक दिन का जितना कमा रहे हैं, आपकी सोच है कोई और प्रोफेशन में हो, और जबरदस्त। और दूसरा प्रोफेशन जो मुझे टीचिंग बेहद पसंद है, क्योंकि ये वो प्रोफेशन है जिससे ये तमाम प्रोफेशन निकलते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं फलां, अब मुझे ये खुशी जरूर होती है जो उस इत्मीनान, उस बात को लेकर कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर डॉक्टर मैं नहीं ना बन सका था, मेरे हमारे स्टूडेंट बेशुमार हजारों में डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का और बुलाने का, शुक्रिया। और रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने इस गुफ्तगू से मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। डॉक्टर इफ्तिखार साहब की जो रग़बत है अशफाक साहब के साथ और अपने उस्तादों के साथ, ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उनका नाम लिया, उनको याद किया। हमारा मकसद ही प्रोग्राम का यही है कि हम अपने उस्तादों को याद करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि जो कौमें उस्तादों को रिस्पेक्ट देती हैं, उस्तादों को अच्छा समझती हैं, प्रमोट करती हैं और उनकी इज्जत करती हैं, वो कौमें भी डेवलप होती हैं। और जिस कौम में उस्ताद का सर बुलंद हो, उन कौमों में इंसानियत भी जो है वो बढ़ती रहती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।